Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Tree. Today we are going to start chapter number 6 of class 10 life processes. So let's start. How do we tell the difference between what is live and what is not alive? इसका क्या मतलब है, हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन ज़िंदा है और कौन नहीं ज़िंदा। हमें कैसे पता चल जाता है कोई इंसान ज़िंदा है या नहीं। इफ़ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग कड, अगर हम देखते हैं डॉग भाग रहा है या काउ अपने कड को च्यू कर रही है। कड क्या होता है, जो वो खाना अपने पेट में स्टोर कर लेती है। और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, या हम देखते हैं कि कोई आदमी गली में स्ट्रीट में ज़ोर से चिल्ला रहा है या इसको सुनते हैं। वी नोट दैट दीज आर लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स। उनकी इन एक्टिविटी से ही हमें पता चलता है कि ये सभी लिविंग बींग्स हैं। वट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप, क्या हो कि अगर, क्या होता है जब कोई डॉग या काउ या कोई आदमी सोता है। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर लाइव, क्या हमें तभी भी पता चल जाता है कि वो ज़िंदा हैं। बट हाउ डिड वी नो दैट, लेकिन हमें ये सब पता कैसे चलता है। वी सी दैम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, कैसे पता चलता है, जब हम देखते हैं कि वो सांस ले रहे हैं, उनमें एक एक्टिविटी हो रही होती है। जब वो सो रहे होते हैं तब भी वो ब्रीद कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि दे आर अलाइव, वो जिंदा हैं। ये तो होगी ह्यूमन बींग्स की बात। अब नेक्स्ट है व्हाट अबाउट प्लांट्स। हमें प्लांट्स का कैसे पता चलता है, क्योंकि वो तो मूव भी नहीं करते, ब्रीद भी नहीं करते, फिर उनका कैसे पता चलता है कि वो ज़िंदा हैं, वो अलाइव हैं। हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। वी सी दैम ग्रीन, सम ऑफ अस विल से, कुछ लोग कहेंगे कि वो ग्रीन है, इसलिए हमें पता चल जाता है कि वो अलाइव हैं। बट वट अबाउट प्लांट्स दे हैव दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, लेकिन उन प्लांट्स के बारे में क्या कहोगे, कैसे पता लगाएंगे कि वो अलाइव हैं जिनका कलर ग्रीन नहीं होता या ग्रीन के अदर देन कलर होता है, लाइक येलो या समथिंग एल्स। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर लाइव, कैसे पता चलता है, क्योंकि वो टाइम के साथ साथ ग्रो हो रहे होते हैं, उनकी हाइट बढ़ रही होती है, टॉल हो रहे होते हैं, या उन पर लीव्स आ रहे होते हैं, फ्लावर्स आ रहे होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो अलाइव हैं। सम विल से कुछ ऐसा कहेंगे। इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive। तो हमें जब भी पता लगाना होता है कोई अलाइव है या नहीं है, तो हम उसमें किसी तरह की कोई मूवमेंट को नोटिस करते हैं, तभी हम बताते हैं कि दैट इज़ अलाइव और नॉट अलाइव। बट अ प्लांट दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज स्टिल अलाइव एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। और कुछ प्लांट्स हैं जिनमें ग्रोथ विजिबल नहीं होती, जैसे उनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ती है, उन पर बहुत ज़्यादा लीव्स नहीं आते हैं, फिर भी वो जिंदा हैं, वो अलाइव हैं। या कुछ एनिमल्स जो ब्रीथ तो करते हैं लेकिन उनकी ब्रीदिंग की मूवमेंट विजिबल नहीं होती, वो बहुत स्लो होती है या कम होती है। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट एज अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज़ नॉट इनफ। तो फिर जो विजिबल मूवमेंट को एज अ प्रूफ यूज़ करना या डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ यूज़ करना सही नहीं है, या इनफ नहीं है, ये काफ़ी नहीं है। Movements over very small scales will be invisible to the naked eye. Movement of molecules for example, क्या है, जो मूवमेंट बहुत कम स्केल पे या छोटे स्केल पर होती हैं, उनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। जैसे कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इनमें एग्जांपल क्या आते हैं, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बहुत स्लो होती है। मॉलिक्यूल्स होते क्या हैं, जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ज्वाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो इन मॉलिक्यूल्स की जो होते हैं, इनकी तो मूवमेंट बहुत स्लो होती है, तो जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ, क्या ये मॉलिक्यूलर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है जो कि इनविजिबल है, क्या ये लाइफ के लिए ज़रूरी है? येस, इट इज़ नेसेसरी। If we ask this question to a professional biologist, they will say yes। अगर हम किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछते हैं तो वो कहेंगे हाँ जी, yes। In fact, viruses do not show any molecular movement in them। जो
वायरसेस होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल होते हैं, वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं शो करते उनमें अनटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। जो वायरस होते हैं सिर्फ तभी मूवमेंट करते हैं जो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर कर जाते हैं, एंड दैट इज़ पार्टली वाई देयर इज़ कंट्रोवर्सी अबाउट वेदर दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो ये कंट्रोवर्सी हमेशा से रही है वायरसेस के लिए कि क्या वो असलियत में या सच में ज़िंदा है या नहीं। वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, और इन मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की लाइफ में ज़रूरत क्यों है। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। हमने पहले क्लासेस में क्या पढ़ा है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है, एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर हैं। वेल ऑर्गेनाइज कैसे, जैसे पहले टिश्यूज़ का ग्रुप क्या बनाता है, पहले सेल ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू, देन ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म। दे कैन हैव टिश्यूज़, उनमें टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ में सेल्स होते हैं, सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन दैम। सेल में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा साइटोप्लाज्म में कितना कुछ होता है, ठीक है, एंड सो ऑन। बिकॉज ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम। तो जो एनवायरनमेंट के इफेक्ट के कारण या एनवायरनमेंट में चेंजेस होने के कारण दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड जो स्ट्रक्चर है, नेचर है और लिविंग स्ट्रक्चर है, ये ब्रेक डाउन होता जाता है टाइम के पास होते होते या ओवर टाइम या टाइम के बीतने के साथ ये ब्रेक डाउन होता है या इसमें चेंजेस आती रहती हैं। If order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structure. अगर उनका ये ऑर्डर ब्रेक डाउन ही होता रहेगा, मान लो कि सिर्फ ब्रेक डाउन हो रहा है, कोई रिपेयर या मेंटेनेंस नहीं हो रही, तो एक टाइम पे वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रहेगा। सो रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्ट्रक्चर इज़ वेरी नेसेसरी। Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time। क्योंकि ये सभी structures क्या हैं, molecules के बने हैं, they must move molecules all around all the time। तो इन molecules में movement बहुत ज़रूरी है। What are the maintenance process in living organism? Let us explore। What are life processes? Life processes क्या होते हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल स्टडी करेंगे। The maintenance function of living organism must go on even when they are not doing anything particular। जो मेंटेनेंस या रिपेयर फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ये हमेशा चलता रहता है, चाहे वे कोई एक्टिविटी नहीं भी शो कर रहे, मीन्स चाहे वो सो रहे हैं या दे आर एट द रेस्ट। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, चाहे हम सिर्फ क्लास में बैठे ही हैं, इवन इफ़ वी आर जस्ट स्लीप, या हम सिर्फ सो ही रहे हैं, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू गो ऑन। ये मेंटेनेंस जॉब क्या है, चलती रहती है। द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। तो यहाँ आपको डेफिनेशन है लाइफ प्रोसेस की, क्या है कि जो प्रोसेसेस या जिन प्रक्रियाओं के कारण जो इकट्ठी परफॉर्म होती हैं, जिनको टुगेदर परफॉर्म किया जाता है, किस लिए, मेंटेनेंस जॉब के लिए या मेंटेनेंस करने के लिए बॉडी की, जो ऑर्गेनिज्म की या सेल के या मॉलिक्यूलर की मेंटेनेंस के लिए जो एक्टिविटीज़ इकट्ठे परफॉर्म की जाती हैं, प्रोसेसेस इकट्ठे परफॉर्म की जाती हैं, टुगेदर परफॉर्म की जाती हैं, आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। आपने इसको ऐसे ही लर्न करना होगा डेफिनेशन को। Since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। अब देखो कोई भी काम करना है उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ही होगी। तो मेंटेनेंस क्या है, एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है। तो इसको, ये किसका काम क्या है, डैमेज को प्रिवेंट करना या जो ब्रेक डाउन हो गया है उसको रिपेयर करना। तो उसके लिए भी एनर्जी तो चाहिए ही होगी। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, इंडिविजुअल को, ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मिलती है, ये आउटसाइड द बॉडी मिलती है। ये क्वेश्चन बच्चों MCQs में आ सकता है। दिस कैन बी इन द MCQs। एनर्जी वी गेट फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी।
So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism, which we call food, to the inside. A process commonly called nutrition. तो एक प्रोसेस तो होनी चाहिए ना जिसमें हम सोर्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफ़र करें, कहाँ से? आउटसाइड द बॉडी, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर से, जिसको हम क्या कहते हैं? फूड बोलते हैं, खाना बोलते हैं। कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है? टू द इनसाइड, अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन। जब हम खाना खाएंगे जो कि हम बाहर से लेते हैं और हम जब उसको अपने मुंह में डाल लेंगे, बॉडी के अंदर जाएगा, उससे हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, वो ब्रेक डाउन होगा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। इसी प्रोसेस को कि एनर्जी को बाहर के सोर्स से अंदर बॉडी के अंदर लेके जाने की प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। If the body size of the organism is to grow, additional raw materials will also be needed from outside. और अब देखो क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या है? कॉन्टीन्यूसली ग्रो करते हैं, हाइट बढ़ती है, और भी कई विजिबल चेंजेस होते हैं जो ग्रोथ के साथ होते हैं। तो उन सब के लिए क्या है, हमें एडिशनल रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होता है, जो रॉ मटेरियल है वो भी हमें बाहर से ही मिलेगा। Since life on Earth depends on carbon-based molecules, most of these food resources are also carbon-based. क्योंकि जो अर्थ पर लाइफ है ये किस पे डिपेंड करती है? कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडरलाइन दिस। जो लाइफ है अर्थ पे डिपेंड करती है कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स पे। तो मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। तो ये सोर्सेज क्या होते हैं? ये भी कार्बन बेस्ड ही होते हैं। ठीक है बच्चों, दिस इज यू हैव टू अंडरलाइन दिस। द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वैरिड। जो आउटसाइड सोर्सेज होते हैं एनर्जी के, ये अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, ये तो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। दीज सोर्स ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू अ यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट नीडेड फॉर मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर्स। तो ये जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जो जैसे हम खाना खाएंगे, इट नीड टू ब्रोकन डाउन। ठीक है, इसको हमें क्या है? ब्रोकन डाउन करने की ज़रूरत है। इट नीड टू बी ब्रोकन डाउन और बिल्ट अप इन द बॉडी। इसको ब्रोकन डाउन करेंगे, बॉडी में इसकी यूटिलाइजेशन होगी और फिर इसको फाइनली कन्वर्ट किया जाएगा यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में। और उस सोर्स ऑफ एनर्जी को किसके लिए यूज़ किया जाएगा? बहुत सारी मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए। और वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट किसके लिए चाहिए? मेंटेनिंग लिविंग स्ट्रक्चर, उस लिविंग स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस के लिए, और एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट बॉडी नीड्स टू ग्रो। और किसके लिए चाहिए? ऐसे मॉलिक्यूल्स जो बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन द बॉडी ऑफ नेसेसरी। उसके लिए बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस ज़रूरी होते हैं बॉडी में। तो कौन कौन से केमिकल रिएक्शंस हैं? लेट्स रीड इट। Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down molecules. Oxidizing reducing reaction पढ़ी होगी आप लोगों ने। क्या होता है oxidizing reducing? Oxidation means, ऑक्सीडेशन क्या होता है कि बॉडी में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाना। जब किन्हीं सब्सटेंसेस में बॉडी का ऑक्सीजन की एडिशन होती है तब हम उसे बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है। रिड्यूसिंग रिएक्शन मींस जब हाइड्रोजन ऐड होती है तो हम बोलते हैं कि ये रिड्यूसिंग रिएक्शन है। ये आपने केमिस्ट्री में स्टडी किया होगा। ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस जब बॉडी में होती हैं तो तभी मॉलिक्यूल्स का क्या है? ब्रेक डाउन होता है। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन सोर्सेज फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। तो इसके लिए क्या करते हैं? बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। वो कहाँ से मिलती है? आउटसाइड द बॉडी।
The process of acquiring oxygen from outside the body and to use it in the process of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration. तो यहाँ हमें किसकी डेफिनेशन मिल रही है? रेस्पिरेशन की. क्या होता है रेस्पिरेशन? कि ऐसी प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन को अक्वायर किया जाता है, लिया जाता है कहाँ से? आउटसाइड द बॉडी, और इसको यूज़ किया जाता है किस में? फूड के ब्रेक डाउन में. और फूड का ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होगी जिससे जो किस लिए चाहिए? सेलुलर नीड्स के लिए चाहिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए चाहिए, सेलुलर सेल्स के लिए चाहिए. इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन, ठीक है. ये डेफिनेशन आपने एज इट इज़ ही लर्न करनी होगी. Now next, in the case of single-celled organism, no specific organs for taking in food, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. तो जो केस होता है जिस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं अभी, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जैसे ईस्ट है, वो क्या है? अमीबा है, सिंगल सेल्ड है. तो उनमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म नहीं होता, कोई ऑर्गन नहीं होता किसके लिए? फूड को टेक इन करने के लिए, गैसेस के एक्सचेंज करने के लिए, या रिमूवल ऑफ वेस्टेज के लिए. क्योंकि बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट. उनका जो सारा सरफेस होता है ऑर्गेनिज्म का, वो एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में ही होता है. उनमें सिर्फ सिंगल सेल्ड होते हैं और एक ही सेल सभी फंक्शंस को परफॉर्म करता है. वही सेल फूड टेक इन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है और रिमूवल ऑफ वेस्टेज भी होती है. बट व्हाट हैपेंड व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेज? लेकिन क्या होता है कि जब बॉडी साइज ऑर्गेनिज्म का बढ़ जाता है, द बॉडी डिज़ाइंस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, और बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स हो जाता है. जैसे कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स all the cells may not be in direct contact with the surroundings and environment. Thus simple diffusion will not meet the requirement of all the cells. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है? जैसे ह्यूमन बींग्स ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं. तो इसमें ऑल द सेल्स क्या होते हैं? सभी सेल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते, सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं होते. जैसे कि हमारा हार्ट, लीवर, किडनी, सभी सराउंडिंग के कांटेक्ट में नहीं हैं. तो सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस से सभी सेल की सभी रिक्वायरमेंट्स नहीं फुलफिल हो सकती. डिफ्यूज़न क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ गैसेस विद इन द बॉडी. We have seen previously how in multicellular organism various body parts have specialized in the function they perform. हमने चैप्टर्स में पढ़ा है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कैसे जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. जैसे हार्ट का फंक्शन है ब्लड को पंप करना, लीवर का फंक्शन है बाइल जूस, ठीक है, किडनी का न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेना और वेस्ट को एक्सक्रीट कर देना. सो हर एक बॉडी पार्ट को अलग अलग फंक्शन दिया गया है, तो वही अपने अपने फंक्शंस में वो स्पेशलाइज हो सकते हैं. ठीक है, तो हम किडनीज़ को ये नहीं बोल सकते कि आज आप हार्ट को ब्लड को पंप करो. नहीं, ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का ही है. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization in the body of organism. हमें तो ये फेमिलर ही है, हमने पढ़ा हुआ है इन सब टिश्यूज़ के, स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ के बारे में जो अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं एंड और उनकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है बॉडी में. It is therefore not surprising that the uptake of food and of oxygen will also be the function of specialized tissues. तो ये सरप्राइजिंग नहीं है कि खाने को अंदर लेना और ऑक्सीजन का अपटेक ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ का ही फंक्शन है. जैसे ऑक्सीजन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ह्यूमन बॉडी में कहाँ होती है? लीवर से. लीवर पंप करेगा, टेक इन ऑक्सीजन एंड लीव आउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्लड विल टेक आउट in the all body parts. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up to at one place in the body of organism while all parts of the body need them. अब क्या प्रॉब्लम आ रही है कि जो फूड और ऑक्सीजन तो एक पार्ट ने ले लिया, बॉडी के एक प्लेस पे आ गया, ठीक है, खाना खा लिया, स्टमक में चला गया,
लेकिन जो बाकी बॉडी के पार्ट्स हैं उनको भी तो चाहिए फूड, एनर्जी चाहिए, उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होता है, दिस सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। तो इस सिचुएशन से हमें किस चीज़ की नीड फील होती है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की, जो कि फूड को कैरी करे, ऑक्सीजन को कैरी करे, कहाँ से, एक प्लेस बॉडी विद इन द बॉडी, एक प्लेस से अनदर इन द बॉडी, तो दूसरी प्लेस, एक सेल से दूसरे सेल में, या एक पार्ट से बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में, या एक ऑर्गन से दूसरे बॉडी ऑर्गन में। When chemical reactions use the carbon source and the oxygen for energy generation, they create byproducts and that are not only useless for the cells of the body they but could also even be harmful। अब जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस मीन्स हमने खाना खाया, उस खाने का ब्रेक डाउन होगा स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, जिससे ग्लूकोज रिलीज होगा, एनर्जी आएगी, पानी आएगा। तो इस प्रोसेस में बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो कि यूज़लेस होते हैं, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होते हैं, और वो हार्मफुल भी होते हैं। दीज वेस्ट बाई प्रोडक्ट्स आर देयर फॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड, इसलिए इनको रिमूव कर देना ही चाहिए, ज़रूरी है, फ्रॉम द बॉडी एंड डिस्कार्डेड आउटसाइड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जिस प्रोसेस से इन वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर किया जाता है उनको बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगेन इफ़ द बेसिक रूल फॉर बॉडी डिज़ाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉलोड, अगर बेसिक रूल फॉलो किया जाए जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के डिज़ाइन को, a special tissue for excretion will be developed, which means that a transportation system will need to transport waste from cells to the excretory tissue। अब जैसे कि बॉडी में हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक ऑर्गन को अलग अलग फंक्शन दिया गया है, तो एक्सक्रेटरी के लिए भी तो कोई किसी टिश्यू को या ऑर्गन को कोई अलग होगा जिसको सिर्फ एक्सक्रीशन का ही फंक्शन दिया गया होगा, सिर्फ इसी काम पर लगाया होगा। तो क्या है, तो फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए ये भी तो ज़रूरी है कि वो इस बॉडी वेस्ट को जो विद इन द इनसाइड द बॉडी ही क्रिएट हो रहा है उसको ट्रांसपोर्ट करें एक्सक्रीटरी टिश्यू तक, तभी तो वो बाहर लेके आएगा। Let us consider these various processes so essential to maintain life one by one। अब हम इसको कंसिडर करेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बच्चों न्यूट्रिशन के बारे में। नाउ वी स्टडी अबाउट न्यूट्रिशन। व्हेन वी वॉक और राइड अ बाईसाइकिल, जब हम चलते हैं या साइकिल चलाते हैं, वो यूजिंग अप एनर्जी। ठीक है, अगर एनर्जी है तभी हम चल पाते हैं, अगर एनर्जी नहीं होती ना तो हम साइकिल राइड कर पाएंगे ना ही वॉक कर पाएंगे। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी अपैरेंट एक्टिविटी, एनर्जी इज़ नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर हम कोई एक्टिविटी नहीं भी कर रहे हैं, हम सो रहे हैं, हम बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर, एक स्टेट ऑफ ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में। वी ऑल्सो नीड मटेरियल्स फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो, डेवलप, सिंथेसाइज प्रोटीन एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। इसके अलावा हमें आउटसाइड से और बहुत सारे सोर्सेज चाहिए जो हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने में, डेवलप करने में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, मतलब प्रोटीन के फॉर्मेशन में, या बाकी सब्सटेंसेस को जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए उनको लाने के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए, उनको बनाने के लिए हमें बहुत सारी सोर्सेस चाहिए, मटेरियल्स चाहिए जो हमें बॉडी के बाहर से ही मिलते हैं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी और मटेरियल इन द फूड इज़ द फूड वी ईट। तो इस एनर्जी और मटेरियल्स का सोर्स क्या है, फूड है, खाना है जो हम खाते हैं। ठीक है, तो ये सभी एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, जो हमें ग्रो करने में, डेवलप करने में, प्रोटीन की फॉर्मेशन में, सिंथेसाइज मीन्स फॉर्मेशन, इसमें हेल्प करते हैं। वो सब हमें खाना जो हम खाते हैं, जो हम फूड लेते हैं उसी से मिलता है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब क्वेश्चन राइज होता है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनको खाना कहाँ से मिलता है। बच्चों मैं आपको लाइन टू लाइन समझा रही हूँ और आप इसको ध्यान से समझ लीजिए। जो ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही आते हैं, तो अगर आपको एक एक लाइन क्लियर होगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी एग्ज़ाम में। सो अंडरस्टैंड इट लाइन बाय लाइन। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि लिविंग थिंग्स को खाना कहाँ से मिलता है।
द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज़ कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और बाकी मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट है, सभी तो ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ठीक है, ये तो कॉमन है, सबको एनर्जी चाहिए, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग भी तो एनिमल है, सबको एनर्जी और बाकी मटेरियल्स की नीड है, बट इट इज़ फुलफिल्ड इन डिफरेंट वेज, लेकिन ये हर एक में डिफरेंट वेज में फुलफिल होती है। Some organisms use simple food material obtained from inorganic sources in the form of carbon dioxide and water. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिंपल फूड मटेरियल को यूज़ करते हैं जो उनको इनऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलता है, किसकी फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में। इनऑर्गेनिक सोर्सेज क्या हुए बच्चों, वो हुए कार्बोहाइड्रेट्स हुए, प्रोटीन्स हुए, फैट्स हुए, ये क्या हो गए, इनऑर्गेनिक हो गए। These organisms, the autotroph include green plants and some bacteria. तो इन ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आ गया, ऑटोट्रॉफ्स आ गए। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मीन्स अपने आप हो जाना। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं हम उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटो से पता चलेगा अपने आप, जिनमें क्या क्या आता है, ग्रीन प्लांट्स आते हैं और कुछ बैक्टीरियाज इंक्लूड किए जाते हैं। तो यहाँ से आपने कौन सी पॉइंट लाइन को अंडरलाइन करना है, आपने अंडरलाइन करना है इस लाइन को कि इनमें क्या क्या आता है। इसमें आ गया कि इंक्लूड ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफ्स में क्या क्या आ गए, ग्रीन प्लांट्स आ गए और सम बैक्टीरियाज आ गए, ठीक है। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, बाकी ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। तो सिंपलर सब्सटेंसेस को कौन यूज़ कर रहा है, प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, बैक्टीरियाज यूज़ कर रहे हैं। बाकी ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द फूड। अब क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है ये, इसको तो डाइजेस्ट करना भी तो मुश्किल होता है ना, तो इसको ऐसे ही तो बॉडी में हमने खाना खाया और वो ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा, उसको पहले स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में सिंपलर वन फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाएगा ताकि इसको यूज़ किया जा सके फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। फिर उन स्मॉलर पार्ट से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे जिनको बॉडी की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है। To achieve this, organism use biocatalyst called enzymes. ये this is very very important point। क्या होगा, इसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या यूज़ करते हैं, बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम, बायोकैटलिस्ट एंजाइम को यूज़ करते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। बायोकैटलिस्ट एंजाइम कोल्ड एंजाइम, बायोकैटलिस्ट जो कि एक तरह का एंजाइम है, उसको यूज़ किया जाता है। बायोकैटलिस्ट होता क्या है, बायोकैटलिस्ट एक तरह का एंजाइम है जो कि हमारी सलाइवा में भी होता है, सलाइवा में भी होता है, जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है स्टार्च टू सिंपल शुगर, जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, उसको हम बायोकैटालिस्ट एंजाइम बोलते हैं। या जो बॉडी में केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करते हैं उनको हम बायोकैटालिस्ट या एंजाइम्स बोलते हैं, ठीक है। उनको हम एंजाइम बोलते हैं जो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस को की प्रोसेस को तेज करते हैं, उनको बोले जाते हैं एंजाइम्स। और बायोकैटालिस्ट क्या है, ये हमारे सलाइवा में भी होता है जो स्टार्च को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट कहाँ पे पहुँच गए हम, दस द हेटेरोट्रॉफ्स सर्वाइवल डिपेंड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। अब क्या है, पहले हमने पढ़ा ऑटोट्रॉफ, अब हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटेरो क्या हो गया, जो डिपेंड करते हैं दूसरों पर, हेटेरोट्रॉफ्स दूसरों पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, जैसे कि ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग क्या है, प्लांट्स पर डिपेंड करता है, प्लांट्स पर डिपेंड करेंगे हेटेरोट्रॉफ्स,
डिपेंड ऑन प्लांट्स, यहाँ लिख लो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर, ठीक है। हम अपना खाना खुद नहीं खाना बनाते हैं, लेकिन हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स कहाँ से मिलते हैं, प्लांट्स से मिलते हैं, ठीक है। Thus, the heterotrophs survival depends directly on autotrophs. Heterotrophs organism include fungi and animals. Heterotrophs में क्या क्या आ गया, एनिमल आ गया और फंगी आ गया, फंजाई आ गया, ठीक है। ये भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक के बारे में पढ़ते हैं। Carbon and energy requirements of autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis. अब ऑटोट्रॉफ क्या है, प्लांट्स हैं और बैक्टीरियाज हैं, जो उनको जब उन्होंने खाना बनाना तो उनको एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए उनको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, एनर्जी चाहिए। और उनकी ये नीड्स कैसे फुलफ़िल होती हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उनकी ये रिक्वायरमेंट्स फोटोसिंथेसिस से फुलफ़िल होती हैं। It is a process by which autotrophs take in substances from the outside and convert them into stored form of energy. तो क्या है, प्लांट्स भी अपने लिए एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया जा रहा है अभी, जिसमें ऑटोट्रॉफ्स क्या करते हैं, सब्सटेंसेस लेते हैं बाहर से, उनको कन्वर्ट करते हैं और स्टोर कर लेते हैं एनर्जी के फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है कि ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और वे अपने लिए फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाते हैं। जो एनर्जी से उनको एनर्जी आती है, जो एक्सेस एनर्जी होती है वो स्टार्च की फॉर्म में वो यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जितनी भी एनर्जी बनी एक बार में वो सारी तो यूज़ नहीं कर लेंगे, तो जो एक्सेस एनर्जी है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। This material is taken in the form of carbon dioxide and water, which is converted into carbohydrates in the presence of sunlight and chlorophyll. तो ये मटेरियल क्या किस फॉर्म में लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्म में लिया जाता है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में। किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि क्या क्या नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, ये सब नेसेसरी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी नेसेसरी है फोटोसिंथेसाइज करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। तो कार्बोहाइड्रेट्स का यूटिलाइजेशन किस लिए होता है, प्लांट्स को एनर्जी देने के लिए। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक्स प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। जो कार्बोहाइड्रेट्स बन गए थे फोटोसिंथेसिस में, उसको क्या करते हैं, जो एक्सेस वाले कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनकी उनको अभी नीड नहीं है, जैसे जब नाइट होगी तब वो अपना खाना नहीं बना पाते, तब फोटोसिंथेसिस नहीं करते, लेकिन एनर्जी की नीड तो उनको तब भी होती है ना, तो वो एक्सेस एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं स्टार्च की फॉर्म में। which are not used immediately are stored in the form of starch, which serves as the internal energy reserve to be used as and when required by the plant. वो उसको तब यूज़ करेंगे जब भी उनको चाहिए होगी। Is somewhat similar situation is seen in us, which where some of the energy derived from the food we eat is stored in our body in the form of glycogen. तो सेम सिचुएशन हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में भी, ह्यूमन बींग्स की बॉडी में भी अराइज होती है, जिसमें जो एनर्जी हम फूड से लेते हैं और उस एनर्जी को स्टोर किया जाता है फूड बॉडी में, किस फॉर्म में, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है। ग्लाइकोजन प्लांट्स किसकी फॉर्म में करते हैं, प्लांट्स करते हैं स्टार्च की फॉर्म में, और ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स उस एनर्जी को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। अंडरलाइन दिस पॉइंट, ठीक है। ह्यूमन बींग्स करेंगे ग्लाइकोजन की फॉर्म में और प्लांट्स करेंगे सॉरी बच्चों फॉर द, ये पता नहीं कहाँ चला गया था, प्लांट, हाँ पेज मिल नहीं रहा था, सॉरी फॉर दैट। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म में। अभी हमने क्या पढ़ा कि प्लांट्स एनर्जी स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में और एनिमल स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ये पॉइंट्स आपने अंडरलाइन कर लेने हैं। नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज केमिकल इक्वेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने इसको एज इट इज़ ही लर्न करना है। तो अभी हम इसको रीड करते हैं। क्या है, 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight
तो क्या बनेगा हमें C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। क्या मतलब है, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 12 मॉलिक्यूल्स पानी के यूज़ होंगे। किसकी प्रेजेंस होगी, इसके लिए क्या नेसेसरी है, क्लोरोफिल और सनलाइट नेसेसरी है। क्या बनेगा C6H12O6, जिससे हमें कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 6 और हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जो कि ग्लूकोज का एक फॉर्म है। और 6O2, 6 ऑक्सीजन और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स। इसको आपने ऐसा ही एज इट इज़ ही लर्न कर लेना है। ये क्या है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है। ये ज़्यादातर जब भी आप केमिकल फोटोसिंथेसिस की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपने ये केमिकल इक्वेशन ऐसे ही लिख देनी है। 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स, वाटर के 12 मॉलिक्यूल्स, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में। और क्या बनेगा C6H12O6, जो कि ग्लूकोज है, जिससे हमें एनर्जी, जब एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी मिलती है। आप आगे पढ़ेंगे उसको। और ग्लूकोज बनेगा C6O2 बनेगा और 6H2O बनेगा। ठीक है, ये आपने ऐसे ही लर्न करना है। नाउ लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है अभी हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। बच्चों मैं आपको वन लाइन बाय लाइन पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, लाइट एनर्जी जो सनलाइट से मिलती है, सन से मिलती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है, यूज़ किया जाता है। किसके द्वारा, बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के द्वारा उस लाइट एनर्जी को पहले यूज़ किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है। फिर है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। फिर उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर उसको जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स किससे बने हैं, वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, किससे बना है, ये H+ और OH नेगेटिव आयन से बना होता है। ठीक है, तो जब इसको स्प्लिट किया जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, H+ और H नेगेटिव में, हाइड्रोक्साइड में, जिसको हम हाइड्रोलाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में क्या हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस। जब वाटर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। या फिर अगर यहाँ ये किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट की प्रेजेंस में, इसलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या, इलेक्ट्रोलाइसिस, सॉरी, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होता है तो इलेक्ट्रोलाइसिस। फोटोलाइसिस हो रहा है यहाँ पे, फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी के का केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा किस में, कार्बोहाइड्रेट्स में। रिडक्शन मीन्स एडिशन हो जाएगा हाइड्रोजन का, तभी तो वहाँ कार्बोहाइड्रेट्स बन रहा है, उसमें हाइड्रोजन आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट, दीज स्टेप्स नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये इनको इमीडिएटली ही परफॉर्म हो जाए, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है, डेजर्ट प्लांट्स टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज़ एक्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। क्या होता है, डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं रात को, ठीक है, और कार्बन एंड एक इंटरमीडिएट फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। जैसे हम खाना बनाने से पहले कुछ उसको आधा पका कर लेते हैं कि जब गेस्ट आएंगे उसको पूरा से पका लेंगे, तो ऐसे ये क्या करते हैं कि इंटरमीडिएट टाइप का फूड प्रिपेयर कर लेते हैं, विच इज़ एक्टेड अपन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। जब ड्यूरिंग डे होता है तो फिर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में उसको, और सनलाइट की प्रेजेंस में उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Let us see each of the components of the above reaction are necessary for photosynthesis. If you carefully observe a cross section of a leaf under the microscope, अभी मैं आपको ये डायग्राम बताऊंगी, पहले हम रीड कर लेते हैं कि अगर हम लीफ का क्रॉस सेक्शन देखें अंडर माइक्रोस्कोप, जो कि फिगर शोन इन फिगर 6.1,
यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। कुछ सेल्स में क्या होता है, प्लांट्स के कुछ सेल्स में ग्रीन डॉट्स होते हैं। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गनली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल। ये तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि ग्रीन प्लांट्स में ही सिर्फ क्लोरोफिल होता है, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स क्लोरोफिल। प्लास्टिड्स होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। तो अभी हम पहले डायग्राम को रीड करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, दिस वन इज़ द मिडरिब। ठीक है, ये क्या है, ये मिडरिब को ये देखिए, ये जो मिडरिब, ये सेंटर वाली क्या है, ये मिडरिब है। ये और ये लीफ ब्लेड है यहाँ पे, जिसको लैमिना बोलते हैं। और ये जो छोटी छोटी होती है ये वेन्स होती हैं। ये नीचे फ्लोयम, नीचे क्या है, एक्साइलम है। ऊपर क्या है, फ्लोयम है। वेस्कुलर बंडल्स होती हैं। एक्साइलम का काम क्या होता है, वाटर और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में से अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी में लेके, पार्ट्स ऑफ प्लांट में लेके जाना। जो एक्साइलम क्या होता है, नीचे से ऊपर लेके जाता है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को। ठीक है, नीचे से ऊपर, ये एक्साइलम का काम होता है। और फ्लोयम का काम क्या है, फ्लोयम का क्या है, जो खाना अब बना लिया प्लांट्स ने, लीव्स ने बना लिया विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब लीव खाना तो पूरे प्लांट को ही चाहिए, सिर्फ लीव्स को नहीं चाहिए। तो उस फूड को लीव्स से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट्स में भी लेके जाना है। तो वो काम कौन करता है, फ्लोयम। ऊपर से नीचे या ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ठीक है, फ्लोयम का काम है उस बने हुए खाने को पूरे प्लांट में कैरी करना। और एक्साइलम का काम है वाटर और न्यूट्रिएंट्स सॉइल से अदर, नीचे से ऊपर लेके जाना, सॉइल से अदर पार्ट ऑफ प्लांट्स में लेके जाना। अभी नीचे क्या है, ये क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये जो छोटे छोटे डॉट्स दिख रहे हैं ये क्लोरोप्लास्ट है। इनके अंदर ही, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या होता है, ये छोटे छोटे डॉट्स क्या क्लोरोप्लास्ट हैं। सामने जो दिख रहे हैं इनमें ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और इनके बीच में एयर स्पेसिस हैं, ये वाली एयर स्पेसिस हैं। और ये गार्ड सेल्स हैं, ये हम देख रहे हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। ये एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस, ये अपर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या होती है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। ठीक है, एपिडर्मिस एक लेयर होती है प्लांट्स की जो उसके ऊपर उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये डायग्राम आपने एज इट इज़ सीख लेनी है। दिस इज़ लोअर अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या कि वैक्सी कोटिंग होती है उसके ऊपर, प्लांट के ऊपर। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल, एयर स्पेसिस, क्लोरोप्लास्ट, फ्लोयम खाने को लेके जाएगा फ्रॉम लीव टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट। और जिनको वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं। एक्साइलम क्या करेगा, जो वाटर न्यूट्रिएंट्स को लेके जाएगा फ्रॉम सॉइल टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ऊपर क्या फ्लोयम है, नीचे एक्साइलम है, मिडरिब है, वेन्स है और लीफ ब्लेड है। होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब नाउ वी मूव टू द एक्टिविटी 6.1। इस एक्टिविटी को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी इसमें। देखते हैं क्या बोलती है एक्टिविटी 6.1। टेक अ पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जाम्पल मनी प्लांट और क्रोटॉन्स। कहते हैं पॉटेड प्लांट लो जिसके लीव्स वेरीगेटेड हो। वेरीगेटेड जैसे साथ में दिखाए गए हैं, जिनमें थोड़ा सा ऐसे अलग अलग कलर दिखाए गए हैं, वेरीगेटेड लीव्स हैं ये। कीप द प्लांट इन डार्क रूम फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप। अब क्या है, प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिलती है, जब वो सनलाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करता है। तो वह जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो स्टार्च के फॉर्म में यूज़ कर लेता है। अब हम क्या करेंगे, उस प्लांट को डार्क रूम में रख देंगे 3 दिनों के लिए। जब उसको डार्क रूम में रख दिया 3 दिनों के लिए, तो वो अपना खाना नहीं बना पाएगा, क्योंकि उसको लाइट नहीं मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी इतनी फॉर्म जितनी उसको चाहिए। तो वो क्या करेगा, जो भी उसकी एनर्जी स्टोर्ड है, स्टार्च स्टोर है, वो सारा यूज़ कर लेगा। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब प्लांट को सनलाइट में रखना है 6 घंटों के लिए। प्लक अ लीफ फ्रॉम द प्लांट, मार्क द ग्रीन एरियाज इन इट एंड ट्रेस दैम ऑन अ शीट ऑफ पेपर।
प्लांट से लीफ को ले लो और उसके ग्रीन एरियाज़ को मार्क कर लो, ट्रेस कर लो एक शीट ऑफ पेपर के ऊपर। डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स, उसको बॉइलिंग वाटर में डिप करो थोड़ी देर के लिए ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। आफ्टर दिस इमर्स इट इन बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, अब उसको अल्कोहल वाले ऐसे बीकर में डाल लो, कंटेनर में डालो जिसके अंदर अल्कोहल है। केयरफुली प्लेस अ बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट टिल द अल्कोहल बिगन टू बॉयल, तब तक उसको प्लेस करो बीकर को वाटर बाथ में और तब तक गर्म करो जब तक कि अल्कोहल गर्म होना, बॉयल होना नहीं शुरू हो जाता। व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, कलर लीफ के कलर के साथ क्या होगा? व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन? अब क्या है, नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स, टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द iodine solution, observe the color of leaf and compare it with the tracing of the leaf done in the beginning. What can you conclude about the presence of starch in various areas of the leaf? तो इसमें हमें ये है पता चलेगा कि जो जैसे हमने व्हाट हैपन्स टू द कलर ऑफ द लीफ, लीफ के कलर के साथ क्या होगा, वो कलरलेस हो जाएगा। व्हाट इज़ द कलर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का कलर क्या है, कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं है क्योंकि उसमें स्टार्च ही नहीं था तो उसमें ग्रीन कलर कहाँ से आएगा। अब उसको लीफ को डिल्यूट किया, डिप किया डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कुछ मिनट्स के लिए, टेक आउट द लीफ, लीफ को बाहर लेके आए, आयोडीन सोल्यूशन में डिप किया, तो ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ, कलर के लीफ के कलर को ऑब्जर्व किया और कंपेयर किया ट्रेसिंग द लीफ, तो क्या होगा, जो ग्रीन कलर था प्लांट का सिर्फ उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लूइश ब्लैक टर्न हो जाएगा। ग्रीन जो लीफ का पार्ट ग्रीन कलर नहीं था उसका कलर चेंज नहीं होगा ब्लूइश ब्लैक में, क्योंकि आयोडीन क्या करता है, स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है और ब्लूइश ब्लैक कलर देता है। लेकिन स्टार्च किन पार्ट्स में होता है, जहाँ ग्रीन कलर था, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट में होता है स्टार्च, दूसरे पार्ट्स में स्टार्च नहीं होता जो ग्रीन नहीं होते। तो स्टार्च जिन पार्ट्स में स्टार्च होगा उन्हीं के साथ कलर रिएक्ट करेगा आयोडीन और ब्लूइश ब्लैक कलर दे देगा। लेकिन जिनका कलर ही नहीं ग्रीन था, जिनमें स्टार्च नहीं था, उनके साथ रिएक्शन नहीं होगी और वो कलरलेस रहेंगे, उनमें कोई ब्लूइश ब्लैक कलर नहीं बनेगा। कौन सा कलर देगा, ये ब्लूइश ब्लैक कलर देगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि लीव्स को सनलाइट नेसेसरी है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, 3 दिन के डार्क रूम में रखा था, जिस कारण उन्होंने जो भी स्टार्च था सारा यूज़ कर लिया था और वो कलरलेस हो गए थे। जो कलरलेस एरिया पे हमने आयोडीन डाला वो कोई चेंज ही नहीं हुआ उनका, और जो ग्रीन पार्ट था प्लांट का उस पर आयोडीन डाला तो उसका कलर चेंज हो गया ब्लूइश ब्लैक में। तो सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा। What can you conclude about the presence of starch in various area of the leaf? जिससे हमें यही पता चलता है कि जो ग्रीन पार्ट था लीफ का उसी में स्टार्च था, बाकियों में स्टार्च नहीं था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज। नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन्स कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पढ़ते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं। इन क्लास 9 वी हैड टॉक्ड अबाउट द स्टोमेटा, हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ा था क्लास 9 में। विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। स्टोमेटा क्या होता है, एक लीफ है उसके ऊपर जो टाइनी पोर्स जो होल्स होते हैं उसके सरफेस पे लीव्स के, उसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये डेफिनेशन एज इट इज़ लर्न करनी है। Massive amounts of gases exchange take place in the leaves through these pores for the purpose of photosynthesis। और इन स्टोमेटा में ही, इन स्टोमेटा के होल्स के थ्रू ही एक्सचेंज ऑफ, मासिव मीन्स लार्ज क्वांटिटी में गैसेस का एक्सचेंज या आदान प्रदान होता है इन द लीव्स थ्रू दीज पोर्स ऑन द फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है, फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, तो उसका अगर एक्सचेंज होगा है ना, एनवायरनमेंट में से वो ऑक्सीजन लेंगे तो ही तो उनको मिलेगी। तो इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन हेल्प करता है, स्टोमेटा करता है। स्टोमेटा के ऊपर स्मॉल होल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट हेयर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम्स, रूट्स एंड लीव्स एज वेल। कि जो है ये नहीं है कि सिर्फ लीव्स में ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैस तो पूरी जो एनर्जी है कार्बन डाइऑक्साइड है
प्लांट के बाकी पार्ट्स को भी चाहिए, तो सभी में होता है, स्टेम्स में भी होता है, रूट्स में भी होता है, लीव्स में भी होता है, सब में होता है। तो ये लाइन आप लोगों ने अंडरलाइन कर लेती हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ पे होगा। ये अक्रॉस स्टेम भी होगा, रूट्स होगा, लीव्स होगा, सब में होगा। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। अब क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो होता ही है इसके थ्रू, लेकिन बहुत सारा वाटर का लॉस्ट भी हो जाता है स्टोमेटा से, जिसको हम ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। द प्लांट क्लोजेज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इससे क्या है, लॉस ऑफ वाटर हो रहता है। तो प्लांट कितना समझदार है, वो भी अपने पोर्स को क्लोज कर लेता है जब उसको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि जब अगर वो ओपन ही रहेगा तो लॉस ऑफ वाटर होता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेस फॉर्म में आ जाएगी और वाटर का लॉस भी हो जाएगा एक्सेस। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज़ अ फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। और ये इसको ओपन और क्लोज करना किसका फंक्शन है, ये गार्ड सेल्स का फंक्शन है। वो काम करते हैं, गार्ड सेल्स प्लांट के लिए काम करेंगे इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए। द गार्ड सेल स्वेल्व्स व्हेन वाटर फ्लोज इन दैम। गार्ड सेल क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे जब पानी उनके अंदर आ जाता है। जैसे हमने किसी में पानी भरा तो फूल जाता है, तो ऐसे ही क्या करेंगे, गार्ड सेल स्वेल हो जाएंगे जब उनके अंदर पानी आएगा। एंड कॉजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। तो क्या है, स्टोमेटल पोर्स क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। सिमिलरली द पोर क्लोजेज इफ द गार्ड सेल्स श्रिंक। अगर जब वो पोर क्या, जब वो पानी बाहर आ गया ट्रांसपीरेशन से, वो क्या होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं ताकि और लॉस ऑफ वाटर ना हो। लॉस ऑफ वाटर इन प्लांट्स इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। नो एक्टिविटी 6.2। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स विच आर नियरली द सेम साइज। 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं जो कि सेम साइज़ के हैं। कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। दोनों को डार्क रूम में रखना है जहाँ सनलाइट नहीं है। कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। हर एक प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट के ऊपर रखना है। प्लेस अ वाच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। एक प्लांट के साइड के साथ पास क्या रखनी है, वॉच ग्लास रखनी है, जैसे यहाँ रखी है, जिसमें क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, बहुत रिएक्टिव होती है। ये एटमॉस्फेयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया हमने, ये क्या है, रिएक्टिव होती है ये किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कवर बोथ प्लांट्स विद सेपरेट बेल जार्स एज शोन। इन दोनों को बेल जार के साथ कवर कर दो जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। यूज़ वैसलिन टू सील द बॉटम ऑफ द जार्स टू द ग्लास प्लेट सो दैट द सेटअप इज़ एयर टाइट। वैसलिन को यूज़ करो ताकि उनके बॉटम का जार, जो जार का बॉटम है वो सील रहे और वो एयर टाइट रहे, बाहर से कोई हवा ना आए। कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। उनको सनलाइट में रखो प्लांट को। प्लक का लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ starch as in the above activity. Do both the leaves show the presence of same amount of starch? What can you conclude? इसमें क्या होगा, जिस प्लांट के साथ हमने क्या रखा है, ये रखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के OH रखा है, ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, उसकी सारी एब्जॉर्ब कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या बना लेगा, पोटेशियम कार्बोनेट बना देगा और क्या करेगा, वाटर को रिलीज करेगा। ठीक है, H2O पोटेशियम कार्बोनेट। अब क्या किया उसने, मेनली क्या किया उसने, पोटेशियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी थी। दूसरा प्लांट में क्या था, कैल्शियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन नहीं था, तो उसको प्रॉपर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई जो फोटोसिंथेसिस के लिए उसको चाहिए थी। तो वो प्लांट क्या होगा, उसमें ज़्यादा स्टार्च होगी, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगा, वो एनर्जी, एक्सेस एनर्जी को स्टोर करेगा स्टार्च की फॉर्म में। उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ स्टार्च होगा जो कि जिसके साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन नहीं था, उसमें ज़्यादा स्टार्च होगा। जिसके साथ था उसके साथ स्टार्च, उसमें स्टार्च कम होगी क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन ने, क्योंकि बिकॉज इट इज़ हाईली रिएक्टिव विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म्स पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो यही इस एक्टिविटी से हमें पता चलता है। Based on the 2 activities performed above, can we design an experiment to demonstrate that sunlight is essential for photosynthesis? तो इसमें क्या था, एक तो सनलाइट, दूसरा सनलाइट नहीं मिली उनको, तो सनलाइट भी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। हमने जो पहली एक्टिविटी की उससे हमें ये पता चला है, दूसरी से हमें ये पता चला है कि कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस।
So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirements, but they also need other raw materials for building their body. Autotrophs के बारे में बात करें प्लांट्स और बैक्टीरिया के लिए कि वो कैसे अपनी एनर्जी को रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, लेकिन उनको बाकी रॉ मटेरियल भी चाहिए अपनी बॉडी को बिल्ड करने के लिए. क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ा अभी तक हमने, और सनलाइट के बारे में पढ़ा. वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन टेरेस्ट्राइल प्लांट्स. और क्या चाहिए अदर देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट? दे ऑल्सो नीड वाटर. वाटर कैसे यूज़ करते हैं? दे कहाँ से मिलता है उनको वाटर? फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इन द टेरेस्ट्राइल प्लांट्स. और सॉइल रूट्स क्या होती हैं? सॉइल में से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं. जो टेरेस्ट्राइल प्लांट्स होते हैं जो लैंड के ऊपर होते हैं, उनकी रूट्स सॉइल में से वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती हैं और बाकी पार्ट्स में एक्साइलम के थ्रू प्लांट के बाकी पार्ट्स में ट्रांसफ़र कर देती हैं. अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल. और उसके साथ साथ बाकी मटेरियल हैं जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम भी सॉइल से ले लिए जाते हैं. तो दीज आर ऑल्सो द नेसेसरी मटेरियल्स. ये भी अंडरलाइन कर लेना है, एग्जाम में आया हुआ है. और कौन कौन से मटेरियल चाहिए होते हैं? कौन कौन से? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम. ठीक है. नाइट्रोजन इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. तो नाइट्रोजन क्या है? ज़रूरी है किसके लिए? प्रोटीन के सिंथेसाइज और बाकी कंपाउंड्स के सिंथेसाइज के लिए. सो इट इज़ इनफ फॉर टुडे. नाउ वी डू इन द अदर पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन keep studying and subscribe my channel. Thank you so much.